हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या 23। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर फ्रेंड आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को देख सकते हैं और वहाँ से खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, आपको इस क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन मिलेगा, उसका प्रैक्टिस आपको करना है। सभी क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है, तो इसे पूरी क्वेश्चन को और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का जो अंतिम नवाब था उसे पता करना है कि कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सादत खां, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह और मंसूर खां। तो इसमें से बताना है आपको भी कि इसका अंतिम नवाब कौन था अवध का। तो फ्रेंड याद रखिएगा, अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो था वो 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। और फ्रेंड याद रखिएगा, तो इस संगठन के संस्थापक जो थे वो भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाने जाना वाला योजना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ठीक है फ्रेंड, माउंटबेटन योजना को डिक्की बर्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। याद रखने वाली बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और माउंटबेटन योजना का जो गठन हुआ था वो भी याद रखिएगा 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना का गठन किया गया था। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में प्रकाशित समाचार पत्र जो कि बम्बई दर्पण है के संस्थापक कौन थे। तो बम्बई दर्पण के संस्थापक थे फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो फ्रेंड इसका आपको भी क्वेश्चन बनाना है और बताइएगा मुझे कि आपका कितना स्कोर आता है। ये 49 क्वेश्चन है, उसमें से अपना स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा।
ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है। प्रथम 3 आश्रम का जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्योपनिषद। ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्योपनिषद का उल्लेख 3 आश्रम का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल बताना है, कौन सा है। तो फ्रेंड ये बता दूं मैं कि राखीगढ़ी, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, और यह जो है 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो राखीगढ़ी क्षेत्र है वो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्यों के मूल निवास तथा उनके आगमन के संबंध में सभी तरह के विद्वानों का अलग अलग मत था, लेकिन उसमें से दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास है वो तिब्बत है। ठीक है, राइट आंसर दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्राभु अभिलेख। अशोक ने भ्राभु अभिलेख में स्वयं को सम्राट घोषित किया है। अशोक के सर्वाधिक जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अशोक का जो अभिलेख है वो सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। तो दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी। अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो इसका राइट आंसर होता इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है इल्तुतमिश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1912 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, महासागर तथा महाद्वीपीय पृथ्वी के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यह परियोजना जो है सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा से साझा करते हैं। तो याद रखने की बात है कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि याद रखना है मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ
सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। राइट आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय नदियाँ, क्योंकि ये नदियाँ जो है बहुत कम लंबी होती है, जबकि इसके हिमालयी नदियों का जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम प्रायद्वीपीय नदी हो गया। अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्षमता, तो ये हो जाएगा हिमालयी नदी। जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा हिमालय नदी और सबसे कम प्रायद्वीपीय नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? ये किया जाता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, लेटेराइट मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ईंटों का निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ICAR रिपोर्ट के अनुसार देश में ईंटों के निर्माण में लगभग 40% इसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जितने भी ईंटें बनते हैं लगभग लेटेराइट मिट्टी 40% लेटेराइट मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में देखा जाए तो भालू, हिम तेंदुआ ये सब आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। तो याद रखना है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को वर्ष 2014 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से देखा जाए तो बाजरा खरीफ फसल, ज्वार, अरहर, सरसों। तो फ्रेंड इसमें से सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खरीफ फसल नहीं है। अगर खरीफ फसल के कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं चावल आते हैं, कपास आते हैं, बाजरा आते हैं, मक्का आते हैं, ज्वार, अरहर, ये आते हैं खरीफ फसल में। और रबी फसल की बात करें तो गेहूँ, चना, सरसों, जौ, ये सब आदि जितने भी हैं वो रबी फसल आते हैं। तो सरसों रबी फसल के उदाहरण हैं। बाजरा, अरहर और ज्वार ये खरीफ फसल हैं। नेक्स्ट है, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? रेड सिंधी ये हो जाएगा गाय का नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हाई में। ठीक है, देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों का जो भंडार मुंबई हाई में स्थित है। यहाँ लगभग कुल उत्पादन का 80% गैस जो है वो भंडारित है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1975। ठीक है, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तथा अगर बात करें तो 2011 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। याद रखने योग्य बात है कि कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, जिसे कि 2001 में दर्जा दिया गया महारत्न का, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो केंद्र सरकार के केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था MM पुंछी, जो केंद्र और राज्य से संबंधित था। उसका गठन कितने ईस्वी में किया गया था? ये किया गया था 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में किया गया था MM पुंछी आयोग के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का गठन। ठीक है, और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किया गया था। वहीं बात करेंगे 1983 ईस्वी में, तो 1983 ईस्वी में याद रखिएगा सरकारिया आयोग। ठीक है,
सरकारिया आयोग का स्थापना 1983 ईस्वी में, और 2007 तो हो ही गया MM पुंची आयोग का। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस दृष्टिकोण से कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 155। ठीक है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। बात करें राज्यपाल के शपथ ग्रहण का तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 159 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो 155। नेक्स्ट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित हो जाना चाहिए? ये पारित हो जाना चाहिए 6 सप्ताह के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के 123 के अंतर्गत, याद रखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद के पुनः सत्रारंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट है, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? सरकार का जो संघीय व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, सीधी सी बात याद रखिएगा कि संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत परिषद अधिनियम 1992 में के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष ये था फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। तो संविधान सभा द्वारा गठित जो संचालन समिति था उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुआ था वो याद रखना है, डेट याद रखना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान की स्थापना किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के बारे में और कुछ बात करते हैं। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो भीमराव अंबेडकर था। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
जिसे कि कैग कहते हैं, से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो फ्रेंड याद रखिएगा कि भाग 5 में, ठीक है, भारत के संविधान भाग 5 में, और अनुच्छेद भी याद रखिएगा। भाग 5 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल आपको याद रखना है 148 से 151, ठीक है, 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी में, 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समाचार पत्र याद रखने की बात है कि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में याद रखने की वाली बात है कि समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, यानी 52 विषय हैं अभी वर्तमान में संविधान के समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यशोधरा। यशोधरा जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, और याद रखना है कि यशोधरा जो लिखा गया है वो लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। यशोधरा जो लिखा गया है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ठीक है, बाकी रंगभूमि, गोदान और निर्मला ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली सरोद वादक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है फ्रेंड कि ग्रे बुक किस देश के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक। ठीक है, तो ग्रे बुक याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जापान में भी ग्रे और बेल्जियम में भी ग्रे बुक जो है वो जापान और बेल्जियम दोनों का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, जापान और बेल्जियम। नेक्स्ट है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। ठीक है फ्रेंड, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया 2003 ईस्वी में, 2003 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन किया गया कब, कितने ईस्वी में? तो इसका ईस्वी था 1923 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे कि इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा लियोन्स फ्रांस में है, फ्रांस के लियोन शहर में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। नेक्स्ट है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये याद रखने वाली बात है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा इसका। भारत के 6 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया था, जो कि उस दौरान छठी पंचवर्षीय योजना का काल था। ठीक है, इसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन ये किया गया था केसी नियोगी के सिफारिश पर। ठीक है, केसी नियोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के, तो फ्रेंड सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, ठीक है, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? तो मनरेगा योजना के पहले चरण में देश के कुल 200, याद रखिएगा 200 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट। तो फिर फ्रेंड अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द लेने वाला है। तो फिर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।